आज हम एक थर्ड कलेक्शन शुरू करेंगे जिसका नाम है हैश सेट। हैश सेट में एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया हुआ है जिसका नाम है लिस्ट। ये वही इंटरफेस है जो कि एरे लिस्ट में भी इंप्लीमेंट किया था। अगर दो क्लासेस एक ही एरे लिस्ट को एक ही इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें तो इट मीन्स कि उनके मेथड जो है वो सेम होंगे, नेम सेम होंगे, लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होगी। हैश सेट और एरे लिस्ट में देयर इज ओनली वन डिफरेंस, बाकी सारा कुछ सेम है। द डिफरेंस इज hash set does not allow the duplicate values, जबकि array list में आप एक वैल्यूज को जितनी मर्जी दफा आप स्टोर करते जाएं वो डिफरेंट प्लेसेस में पड़ी होगी। लेकिन हैश सेट के अंदर अगर आप एक ऑब्जेक्ट या एक वैल्यू एक टाइम पे स्टोर करते हैं और आप दोबारा फिर से उसके अंदर स्टोर करने की ट्राई करते हैं तो वो वैल्यू उसी जगह के ऊपर ओवरराइट हो जाती है। बस इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं। द मेथड्स आर सेम। अगर उसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड करना है तो हम ऐड का मेथड यूज करते थे, इसके अंदर भी ऐड का मेथड है। हम इंडेक्स के थ्रू किसी को गेट करना चाहते हैं तो गेट का मेथड है। रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव का मेथड यूज किया जा सकता है। कंटेन का मेथड, सारे मेथड्स वही हैं जो कि हम एरे लिस्ट के अंदर यूज करते रहे हैं और हैश सेट के अंदर भी वही करेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है कि किसी जगह पे आपको जरूरत हो कि आप जो है वो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें जिसके अंदर आपने किसी कलेक्शन के अंदर यूनिक वैल्यूज रखनी है, तो आप फिर एरे लिस्ट नहीं यूज करेंगे बल्कि आप हैश सेट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फंक्शनैलिटी है कि वर्ड काउंट। फॉर एग्जांपल आपको अगर इंग्लिश की एक असाइनमेंट मिलती है तो उस असाइनमेंट में ये होता है कि असाइनमेंट शुड बी एटलीस्ट 3000 वर्ड्स। तो वर्ड काउंट उसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कि आप उसको उसका वर्ड काउंट देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल बार के लेफ्ट में या राइट पे नजर कहीं आ रहा होता है। लेकिन अगर आपको असाइनमेंट इस तरह से मिले कि आपने 300 डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? यानी कि अगर एक दफा दी आया है तो दी अगर 50 टाइम आता है तो वो एक ही कंसिडर होगा। तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास यही फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम थी और मैंने इस प्रॉब्लम के लिए हैश सेट को सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने ये इंपोर्ट लिखा ऊपर यूटीएल डॉट स्टार। मैंने हैश सेट को डिक्लेयर किया। हैश सेट को डिक्लेयर करने का ये तरीका है, हैश सेट एंगल ब्रैकेट में आप टाइप देंगे उसी तरह से जिस तरह से एरे लिस्ट की देते हैं। इसके बाद हैश सेट का नेम, फिर न्यू हैश सेट, फिर एंगल ब्रैकेट्स में डिफरेंट टाइप्स और उसके बाद पैरेंथेसिस आ गई। मैंने एक मेथड लिखा। सर आवाज कट रही है। जी सबकी आवाज कट रही है, कोई और भी बता दे। नहीं सर ठीक है। नो सर ठीक है। ठीक है नो सर। सर ठीक है। तो मे भी बेटा फिर आपकी साइड पे कोई मसला हो, मे भी आपके नेट में मसला हो। तो इसके बाद मैंने एक मेथड लिखा, इसका नाम है ए। इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास किया एस। फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग ये था जीसी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी लाहौर। तो ये टोटल अगर मैं एलिमेंट गिनूं तो 1 2 3 4 है। अगर मैं
मैं इसको किसी एरे के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वर्ड टाइप की एक एरे ली, ये स्ट्रिंग टाइप की एक एरे ली, उसका नाम मैंने वर्ड लिखा। ये मेरे पास स्ट्रिंग थी, मैंने एस डॉट सेपरेट लिखा। सेपरेट के अंदर ये अगर मैं क्राइटेरिया दे दूं तो ये उस क्राइटेरिया के ऊपर उसको सेपरेट कर देगा। मैंने क्राइटेरिया जो है वो इसके अंदर स्पेस दे दी कि जहां पे स्पेस हो वो वहां पे इसको कट कर दे, सेपरेट कर दे। तो होगा क्या कि जीसी जो है वो 0 लोकेशन पे चला जाएगा, फिर सेपरेट आ गया अंदर, तो 1 जो है वो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जो है वो 1 लोकेशन पे स्टोर हो गई, फिर यूनिवर्सिटी जो है 2 लोकेशन पे स्टोर हो गई, फिर लाहौर जो है वो 3 पे स्टोर हो गई। तो मेरे पास एक वर्ड्स की एरे है, स्ट्रिंग टाइप एरे है, जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स जो है वो स्टोर है। अब मैं पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी इसी तरह से दे सकता हूँ कि पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट दूं तो वो उसको स्प्लिट कर देगा, लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, क्योंकि अगर मैं इस वर्ड, ये एक एरे है, इसकी लेंथ ले लूं तो ये मुझे लेंथ जो है वो इसकी 4 देगा, 1 2 3 4। लेकिन मैंने इससे डुप्लीकेट वर्ड खत्म करने थे, तो मैंने टेक्निक ये लगाई कि मैंने इस सारी वर्ड की एरे को मैंने एक हैश सेट के अंदर पुट कर दिया। मैंने एक फॉर ईच लूप लगाई, फॉर स्ट्रिंग ये कोलन वर्ड्स, ये मेरी एरे है, ये वाली एरे है। तो और नीचे लिखा है एच एस डॉट एड, एच एस मेरी हैश सेट है, एड तो पहले एलिमेंट जीसी जो है वो 0 लोकेशन पे चला जाएगा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है वो 1 लोकेशन पे चला जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी आ जाएगा तो ये 1 लोकेशन के ऊपर ही ओवरराइड हो जाएगा, और आगे लाहौर आ जाएगा तो ये 2 लोकेशन पे आ जाएगा। इस तरह मेरा साइज जो है वो एच एस का जो है वो 3 ही रहेगा। तो अगर मैं बाद में कहीं पे वर्ड काउंट करता हूँ थ्रू एनी आइटरेटर या किसी एरे लिस्ट के थ्रू, तो ये मुझे उसकी लेंथ जो है वो 3 देगा इंस्टेड ऑफ 4। तो इस तरह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि मैं किसी भी वर्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर ये फंक्शनैलिटी देना चाहता हूँ कि वो मुझे डिस्टिंक्ट वर्ड दे, तो ऐसा किया जा सकता है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ हैश सेट। जी कोई क्वेश्चन हो तो करें। सर ये स्टार्ट केस से थोड़ा सा बता सेंसिटिविटी को दें। देखेगा कि नहीं, केस सेंसिटिव केस सेंसिटिविटी वर्ड्स को को भी करेगा? बिल्कुल देखेगा, क्यों नहीं देखेगा, क्योंकि वो तो डिफरेंट हो जाएगा ना वर्ड। ओके सर। ठीक है, ये हैश सेट और एरे लिस्ट में ये फर्क है बस, कि एक जो है वो डुप्लीकेट अलाउ करता है और दूसरा जो है वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। इसी तरह मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक हैश सेट था जे, मैंने डिक्लेयर किया जे डॉट ए मेरा वो ऊपर वाला मेथड है, ये वाला, और ये इसके अंदर मैंने पास किया दी जी सी यू लाहौर। फिर मैंने जे डॉट डिस्प्ले किया तो ये सिर्फ मुझे दी जी सी यू लाहौर प्रिंट करेगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट्स ये जो है वो एक ही दफा स्टोर, ये लगा हुआ है, ये सेपरेट हुआ, सिर्फ दी जो है वो ये डुप्लीकेट नहीं हुआ बल्कि सिंगल टाइम स्टोरेज है। तो इस तरह जिस जगह पे आपको ये जरूरत हो कि आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखना चाहते हैं, यूनिक रखना चाहते हैं, तो आप एरे लिस्ट की बजाय आप हैश सेट को यूज कर सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन हो हैश सेट का? सर बकाया सारे मेथड वही होंगे इसके? सारे मेथड वही है, ऐड का मेथड भी वही है, लेकिन ऑब्वियसली इसका कोड डिफरेंट होगा, ओवरराइड हुआ होगा, लेकिन ये देख ले एट द टाइम ऑफ एडिशन ये देख लेता होगा कि इसको स्टोर करना है या डुप्लीकेट करना है, इसके ऊपर ओवरराइड करना है। सर ये है सेट एक ही जगह पर कैसे, मतलब कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर करवा सकते हैं? नहीं कराता ना, समझे, वो ऊपर ओवरराइड कर दें तो इसका मतलब वही ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्योंकि दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर ये आपने इंपोर्ट कराया हुआ है स्टार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है, देखें यूटीएल एक पैकेज है, ये पैकेज है, तो पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस है, इसके अंदर एरे लिस्ट भी है, इसके अंदर हैश मैप भी है, इसके अंदर हैश सेट भी है, इसके अंदर स्ट्रिंग की क्लास भी है। ये सारी की सारी जब डॉट स्टार लिख देते हैं तो उसका मतलब है सारा कुछ ऐड हो गया, जो मर्जी इस्तेमाल करते हैं, वरना या यहाँ पे मैं हैश सेट भी लिख सकता हूँ इस तरह से। लेकिन इसका मतलब है सिर्फ हैश सेट ही हुआ है, लेकिन उसका मतलब था कि एरे लिस्ट भी इंपोर्ट हो गई, इसके अंदर हैश मैप भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, ओके सर। ओके। तो नेक्स्ट था हमारा टॉपिक स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक सर इज, ये आइट्रेटर का थोड़ा सा क्वेश्चन था एक उसपे। हाँ जी बोलिए। सर जो फाइल जब हम जो आईओ फाइल जब इंपोर्ट करवाते हैं सर लाइब्रेरी, तो सर उसके अंदर भी हैज नेक्स्ट के जब यूज करते हैं हम फाइल के अंदर हैज नेक्स्ट मेथड, तो हमें आइट्रेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो फाइल का अपना ही फंक्शन है या ये वो? वो फाइल रीडर राइटर का उसका फंक्शन है, वो इटरेटर का फंक्शन है। ओके सर, थैंक यू। द नेक्स्ट इज स्टैटिक कीवर्ड्स। स्टैटिक कीवर्ड्स अभी तक हमने मेन मेथड के साथ जो है वो लगाया था, जिस तरह ये लगा। इसकी दो फंक्शनैलिटी हैं, ये किसी भी मेथड के साथ लगाया जा सकता है या किसी वेरिएबल के साथ लगाया जा सकता है, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव किसी के साथ। अगर ये किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि ये वेरिएबल इज ऑफ टाइप ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल का मतलब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक नई स्क्रीन शेयर करके इसको ड्रॉ करता हूँ। जब भी आपके पास एक क्लास है और क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल सी आपके पास एक क्लास है, आप सी का कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, फॉर एग्जांपल आप C1 बनाते हैं, तो C1 के अंदर आपके सारे ऑब्जेक्ट की कॉपी पड़ी होती है। अगर आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक सेपरेट कॉपी सारे वेरिएबल्स की पड़ी होती है। ओके, आप फॉर एग्जांपल इसके अंदर नेम था तो नेम एन से इसके अंदर पड़ा होगा, तो इसकी अपनी कॉपी है। इसको आपने इंस्टेंशिएट कराया तो इसकी अपनी कॉपी है। इसका मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी कॉपी है। लेकिन अगर सी एक क्लास है और उसके अंदर आप एक वेरिएबल है, आपने एक तो एन कराया था और आपने एक वेरिएबल जो है वो फॉर एग्जांपल एक्स कराया, और एक्स को आपने ये कह दिया था ये स्टैटिक है। जब आपने स्टैटिक किया तो इसका मतलब है कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन गया, ये लोकल नहीं रहा। ये लोकल था, देखिए इसकी कॉपी अपनी है, इसकी कॉपी अपनी। जब आपने एक्स कहा तो एक्स एक ऐसी जगह पे पड़ा होगा जो दोनों की कॉपी सेम होंगी। ये भी वहीं से एक्सेस करेगा, ये भी यहीं से एक्सेस करेगा। अगर कोई एक वेरिएबल इसकी वैल्यू, कोई एक ऑब्जेक्ट इसकी वैल्यू चेंज करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ किसी ने लिखा ये कि C1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा अगर कोड में किसी ने लिखा। और अगर ये इसको प्रिंट कराता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो ये 20 ही इसको नजर आएगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह से उसको एक्सेस कर रहे हैं। अगर आपने किसी वेरिएबल को ग्लोबल टाइप डिक्लेयर कराना हो तो आप उस वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते।
मैं इसकी एग्जांपल कोडिंग के थ्रू आपको देता हूँ। चलिए इसकी कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। For example, there is a class public class, suppose इसको y क्लास कर देते हैं। इसके अंदर एक वेरिएबल है और मैंने उसको declare करा है फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लास टोटल क्लास। मैं यहाँ पे एक मेन मेथड लिख लेता हूँ। Where is the output of this code? Anyone? ये आपको आवाज आ रही है मेरी? जीरो जी सर, जी सर। इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? 1 2 होगी सर। 2 होगी। 2 होगी। Why 2? इसके अलावा कोई सर, गैस? जीरो होगी सर, जीरो। हाँ, ओके, एक सेकंड मैं इसको रन कर देता हूँ।
ट्रू है जी इसकी और। ओके, कोई है इसमें मसला तो बताएं। अब मैं दोबारा इसको चेंज करने लगूंगा। अब इसकी आउटपुट बताएं। अब क्या होनी चाहिए? 0 1 होगी सर। अब लाइक जीरो होगी। सर 1 होगी। 0 1, इसके अलावा कुछ और? सर फिलहाल तो एरर आएगा क्योंकि आई वो जो हम आई को प्रिंट करवा रहे हैं ना, गेट आई हाँ। करवाएंगे तो फिर ही आएगा। ठीक है, सर अभी भी एरर आएगा, उसको बताएं तो सही किस क्लास से हम करवा रहे हैं, y1 या y2 के साथ से जो ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, y1 कह देते हैं जी। अब बताएं, अब मुझे ये बताएं कि अब इसकी आउटपुट क्या होगी? एनीवन? 1 होगी। सर अब 1 होगी। 1 होगी। 1 होगी, चलो ठीक, मैं इसको रन कर। 2 ही रहेगी। 2 ही होगी। 2 ही होगी तो ये 2 ही है, हालांकि हमने तो y1 प्रिंट कराया है, क्यों 2 आ रही है? सर वो उसका कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, उसमें इंप्लीमेंट हो चुका है, इंक्रीमेंट हो चुका है। इंक्रीमेंट हो चुका है। चले, अच्छा, अब क्या होगी? सर अब 1 अब 1 होगी। अब क्यों 1 होगी? होगी। अब क्यों 1? सर जब कंस्ट्रक्टर फिर से ओके, हो गई। ये जिनकी आवाज आ रही है उनको चाहिए माइक ऑफ कर लें, जब क्वेश्चन हो तो सिर्फ उसी वक्त उसको अनम्यूट करें। तो इस तरह से ये काम आ सकता है, इसी तरह से कुछ और भी एग्जांपल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट एम्प्लॉय को पे जो है वो देती है, और वो सारी पे जितनी उसने लोगों को दी है वो किसी एक वेरिएबल में जमा करना चाहती है, ग्रॉस सैलरी फॉर एग्जांपल। तो अब हर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय n, हर कोई अपनी अपनी सैलरी जो है वो लेके जा रहा है, लेकिन एट द एंड हम इवनिंग के टाइम पे उसका टोटल ग्रॉस देखना चाहते हैं। तो वो ग्रॉस किस वेरिएबल में स्टोर हो? वो किसी एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है जो कि स्टैटिक हो, ताकि जब भी किसी की भी एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो विथड्रॉ हो तो ग्रॉस की सैलरी में जाके उतना ऐड हो जाया करे। ये जिसका चल रहा है माइक वो ऑफ कर ले, इतनी तो सेंस होनी चाहिए कि आपके पीछे कोई बोल रहा है और आप उसको बंद नहीं कर रहे। सिर्फ एक माइक चल रहा है जो रेज का, इसको चाहिए कि ऑफ कर ले अपना माइक। बस इतनी से काम था और आपने इतनी देर हमें खपाए रखा। तो इस तरह ग्रॉस सैलरी जो है वो एक वेरिएबल के थ्रू सब एम्प्लॉय की सैलरी उसके अंदर स्टोर की जा सकती है। तो ये किसी जगह पे रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको ग्लोबल लेवल का वेरिएबल चाहिए। अगर आपको ग्लोबल लेवल का वेरिएबल चाहिए तो आप हमेशा उसको स्टैटिक डिक्लेयर करेंगे। दूसरा, ये स्टैटिक का जो मेथड वर्ड है, ये किसी मेथड के साथ भी लगाया जा सकता है। अगर आप इसको किसी
मेथड के साथ एसोसिएट कर दें तो उस मेथड को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट द क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं, सिर्फ क्लास का नेम लिखना है, डॉट लगा के वो मेथड जो है वो कॉल कर लें। जिस तरह हमारा ये स्टैटिक मेथड है कि हम ऑब्जेक्ट बनाए बगैर ही इसको रन कर रहे होते हैं तो ये रन हो जाता है। लेकिन जब आप किसी भी मेथड के साथ स्टैटिक लगाते हैं तो वो नॉन स्टैटिक मेथड्स को कॉल नहीं कर सकता। ये एक प्रॉब्लम है जिसको आपने खुद ही हैंडल करना होगा। ओके, हेलो, ओके। ओके मैं एक एग्जांपल चले आपको देता हूँ कि आपके पास ये क्लास थी, इसके अंदर मैं ये चीजें खत्म कर रहा हूँ। चलिए इसके अंदर ये भी खत्म। मैं एक एरे लिस्ट डिक्लेयर करता हूँ। इस कोड के मतलब आप बताएं ये रन होगा कि नहीं। ये वाला कोड सर डॉट ऐड मेथड है ही नहीं हमारे पास, तो एल डॉट ऐड है, ऐड एरे लिस्ट है। मगर सर आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये क्लास के अंदर आपने एट्रीब्यूट बनाई है ना इसकी, ये एरे लिस्ट की। फिर क्या हो गया, तो आप किसी भी मेथड पहले के हो अंदर जाएगा, रन हो जाएगा। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए एरे लिस्ट डिक्लेयर की है, एरे लिस्ट का ये क्लास है। मगर सर ये आपने लिस्ट को सर इस क्लास के स्टैटिक नीचे करेंगे तो declare फिर की होगा। है ना सर? या सर स्टैटिक करेंगे तो फिर हो सकता है, स्टैटिक से बगैर आपको पहले वाई का ऑब्जेक्ट एक बनाना पड़ेगा। ये ठीक है, ये देखें कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एल एक ऑब्जेक्ट है, चल जाएगा। और ये बंदा कह रहा है भी चल रहा है। ये पहले इसकी बात सुन लेते हैं। ये एक मैसेज आ रहा है आपको, ठीक है। ये मैसेज ये है कि स्क्रीन शेयर है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पर। यस सर। ये कह रहा है कि एरर नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये नॉन स्टैटिक है, जबकि ये आपका वेरिएबल जो ये जो मेथड है ये स्टैटिक है। ये अपने अंदर किसी नॉन स्टैटिक को अलाउ ही नहीं करता कि कॉल हो जाए। अब इसका एक तरीका ये है कि आप इसको उठाएं, इसके अंदर ले जाएं। कि आपने एरे लिस्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट ही इसके अंदर बनाया है, फिर इसका मेथड कॉल करें तो हो जाता है। अब मैं इसको रन करता हूँ, सेम कोड है लेकिन सिर्फ एरे लिस्ट जो है वो मैंने इनसाइड डिक्लेयर की। तो ये डिक्लेयर ये इस दफा जो है वो सिर्फ फर्क ये था कि इसका मतलब ये है कि कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड किसी स्टैटिक के अंदर कॉल नहीं हो रहा, कि दो डिफरेंट मेथड्स हैं, एक स्टैटिक है और एक नॉन स्टैटिक है, तो वो एक दूसरे को कॉल नहीं कर सकते। ये एक मेजर हर्डल है जब भी आप किसी को स्टैटिक बनाए। हाँ
नॉन स्टैटिक अपने अंदर स्टैटिक को कॉल कर सकता है, लेकिन स्टैटिक अपने अंदर नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। सर जी, ये कैसे चलेगा पता कि ये स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक है? ये आप क्लास बनाते वक्त आपको पता होता है, ठीक है। बाकी जो है जब आप किसी की क्लास को यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप आपकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है कि ये स्टैटिक है। ये स्टैटिक है तो आप उसका ऑब्जेक्ट बनाए बगैर उनको कॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद बना रहे होते हैं तो फिर तो आपको पता ही होता है कि ये मैं एक मेथड बना रहा हूँ तो ये स्टैटिक है कि नहीं है। जिस तरह ये हमें मेन का पता है ये स्टैटिक, अब हमें पता है कि ठीक। इसके अंदर कौन सी चीजें कॉल हो सकती हैं, कौन से दूसरे मेथड, फॉर एग्जांपल वाई के बहुत सारे मेथड होते हैं, y1 y2 y3, तो कौन से इसके अंदर कॉल होने हैं और कौन से इसके अंदर नहीं कॉल होने। हाँ, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट बनाए मेन मेथड के अंदर तो फिर कॉल हो जाएगा। जिस तरह ये मैंने ऑब्जेक्ट एल बनाया ही स्टैटिक मेथड के अंदर है, फिर मैं इसके मेथड कॉल करूंगा तो फिर हो जाएंगे, ये हो रहे हैं इसमें। तो बस ये आपने ख्याल रखना है कि किसी नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं करना, वरना एरर आएगी। नॉन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक हो सकता है, नॉन स्टैटिक के अंदर स्टैटिक भी कॉल हो सकता है, लेकिन स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक कॉल नहीं हो सकता। दिस इज द मेजर डिफरेंस। तो आप इस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। बस आज का लेक्चर इतना ही था। एक असाइनमेंट है जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन की नहीं, लेकिन मैं उसको ओपन करके आपको एक दफा समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन था जी जी। सर, अगर हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं और उसको प्राइवेट कर देते हैं तो हाँ, सर फिर भी वो ग्लोबल वेरिएबल के एज वर्क करेगा या वो सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही काम करेगा? समझा नहीं आपकी बात। आप उसी कोड इस को, तरह हम वो तो कोड ही सर डिलीट कर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं कि जो हम ये मेन मेथड है ये पब्लिक है, स्टैटिक है और पब्लिक है। और इसी तरह हम एक मेथड या एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि प्राइवेट हो और स्टैटिक हो। यहाँ पे मैं, ये प्राइवेट है, स्टैटिक है, इंट है, i इज इक्वल टू 0, यही लिखा था ना हमने, ये कह रहे हैं। जी सर। ये भी चेक कर लेते हैं, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। वेरिएबल प्राइवेट रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो उसके अंदर चेंज कर ही सकता है ना, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। ध्यान से इसको ओपन कर देते हैं। y1 यही है ना। ओके, यही कह रहे हैं। जी सर। ओके, इसको हम रन कर लेते हैं दोबारा से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा लें जिससे हमें पता चल जाए कि उसका आंसर चेंज हो रहा है या नहीं। ओके, टू आर ओके। जी सर। सर लेकिन जब प्राइवेट कर रहे हैं तो प्राइवेट उस पर इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा? जब
प्राइवेट का मतलब ये है कि कोई दूसरी क्लास इस आई को एक्सेस नहीं कर सकती। हम तो सेम क्लास में फिलहाल बैठे हैं, ऑब्जेक्ट उसमें जाके ऐड करते रहेंगे, वैल्यूज को आई को ऐड करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेन प्रोग्राम किसी और क्लास में होता तो y1 ने चलना था तो उसने भी आई में ऐड कर देना था, y2 को ने चलना था तो उसने भी ऐड कर देना। डिफरेंस क्या होना था कि उसने आई को एक्सेस नहीं करने देना था। लेकिन जो प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, वो भी चेंज होते हैं थ्रू गेटर और सेटर मेथड्स। लेकिन विदाउट मेथड्स अगर वो क्लास आपको प्रोवाइड ना करे मेथड, तो फिर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। वरना ये तो नहीं है कि जो प्राइवेट मेथड होते हैं उनकी वैल्यू ही नहीं कोई एक्सेस कर सकता, वो तो करते हैं लोग, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म के थ्रू वही मेथड्स जो सेटर और गेटर उसी क्लास ने आपको प्रोवाइड किया। जिस तरह आपके जहन में जो बात है, आपका गेटर मेथड, आपका ज़बान आप बताना चाह रही, किसी को बता दें, नहीं बताना चाह रही तो ना बताएं। सर जब हम प्राइवेट कुछ रखते हैं तो उसके लिए हम एक गेटर मेथड बनाते हैं जो पब्लिक रखते हैं जिसको, फिर उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो हम उसको स्टैटिक करके और प्राइवेट करके उसको सिर्फ वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ये इस वक्त हम उसी क्लास में ही बैठे हैं, हम ये करते हैं, फिर ये इस तरह कर सकते हैं, ये किसी और मेथड में ले जाते हैं, कितना ये इतनी क्लास रहने देते हैं। मेक सेंस? ओके सर, आप समझ आ गए। वो मैंने शायद समझा था कि मेन दूसरी क्लास के अंदर है। नहीं, हाँ, मेन उस मेन को दूसरी क्लास में हम रख लेते हैं, तो फिर बी आई की वैल्यू दोनों चेंज करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, अलाउएबल है, लेकिन आई की वैल्यू कोई प्रिंट नहीं करा सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। हाँ, अनलेस के वाई क्लास जो है वो खुद ही कोई गेट आई का मेथड दे दे, फिर ठीक है, फिर उसके थ्रू प्रिंट हो जाएगी। जिस तरह हम एटीएम से पैसे निकालते हैं विथड्रॉ मेथड के थ्रू, लेकिन उसके बगैर नहीं निकाल सकते, अदरवाइज वो प्राइवेट है। यस सर। सर आपने पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग की लिंक नहीं आपने? ये आज हो जाएगा। अभी मैं आउट ऑफ सिटी था तो मेरा नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने नहीं किया उसको, आज मैं उसको कर देता हूँ। सर ये मेन मेथड को दूसरी क्लास में रख के जरा बता दें वो क्या कह रहे हैं। ये हमेशा आज तक, आज से पहले जितने भी लेक्चर लिए हमेशा दूसरी क्लास में रखा है उसको, आज गलती से उस क्लास में रख लिया तो आप कह रहे हैं जी वहीं रख के बताएं। नहीं सर, वो फिर उस क्लास में आई नहीं लेगा तो गेट आई का मेथड लिखेंगे, तो वो गेट आई का मेथड किस ऑब्जेक्ट से कॉल करवाएंगे? y1 से भी करवाएं तब भी 2 देगा, y2 से भी जी करवाएं जी तब भी 2 जी, देगा। बिल्कुल 2 ही देगा, जिससे मर्जी कराएं, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है, देगा 2 ही। सर अगर हम एक मेथड को स्टैटिक कर दें तो हाँ। फिर उसका, जिस तरह हम पब्लिक, ये मेन मेथड हमारा स्टैटिक है, तो ये किसी भी क्लास में जाकर विदाउट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम कॉल कर लेते हैं। तो अगर उस मेथड आपकी आवाज कट गई है। को हम प्राइवेट करते हैं तो फिर वो किस तरह कॉल होगा किसी दूसरी? मेथड को प्राइवेट, देखिए प्राइवेट मेथड क्यों बनाते हैं हम? प्राइवेट मेथड सिर्फ उसी सूरत में बनाया जा सकता है कि अगर हम ये सोचें कि ये मेथड इसी क्लास के अंदर ही यूज होना है, इससे बाहर नहीं होना, फिर तो कॉल ही नहीं हो सकता। प्राइवेट मेथड नॉर्मली हम उस वक्त बनाते हैं जब हम एक क्लास के अंदर फंक्शनैलिटी को डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आउटसाइड दी क्लास कोई इसको एक्सेस ना कर सके। इसका मतलब वो मेथड सिर्फ दूसरे मेथड्स के अंदर ही कॉल होगा उसी क्लास को, उससे बाहर तो हो ही नहीं सकता। नहीं समझ लगी? सर समझ आ गई सर। ओके, ठीक है। ये एक असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट हैश मैप से रिलेटेड है।
इसका थीम ये है कि डिफरेंट चीजें जो हैं वो ऑक्शन का एक सिस्टम है कि जहां पे नीलामी होती है, बोली होती है, जिसको डिफरेंट लोग जो है वो चीजों की ऑक्शन कर सकते हैं। तो वो चीजें जिनकी ऑक्शन होनी होती है उनको हम लॉट कहते हैं कि ये चीजें लॉट में पड़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल लॉट में चेयर पड़ी हुई है, लॉट में टेबल पड़ा हुआ है, तो डिफरेंट लोग जो है वो उसके ऊपर बिडिंग करेंगे। कोई कहता है इस चेयर को अच्छा मैं 3000 में ले लेता हूँ, दूसरा कहता है मैं 3100 में ले लेता हूँ, एक कहता है मैं 3500 में ले लेता हूँ। तो डिफरेंट बिडर जो बिड लगाता है उसको हम बिडर कहते हैं। तो डिफरेंट बिडर आते हैं और वो स्लॉट के ऊपर जो है वो कोई ना कोई प्राइस लगाते हैं। तो लोग अपनी प्राइस लगाते जाएंगे डिफरेंट आइटम्स के ऊपर। एट द एंड इवनिंग के टाइम या ड्यू डेट के अंदर अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर बिडिंग हो चुकी होगी। उसके बाद हम लोगों को असाइन करना चाहते हैं कि जिसने हाईएस्ट बिड किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की लगाई है तो वो चीज उसको असाइन कर दी जाती है। तो हमारे पास 3 क्लासेस हैं, एक बिडर क्लास है, एक लॉट क्लास है और एक ऑक्शन क्लास। जो ऑक्शन क्लास है उसके अंदर एक हैश मैप है जिसका आईडी जो है की जो है वो लॉट है और बिडर जो है वो उसकी वैल्यू है। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल लॉट उसने जो चेयर का ऑब्जेक्ट था वो लिया और बिडर कोई है अली नेम से और वो उसकी हाईएस्ट प्राइस लगा देगा जितनी भी जो भी ये चाहता है। तो हम एक इस एरे लिस्ट में जितने भी लोग नीलामी के लिए आएंगे वो यहाँ पे उसको डालते जाएंगे। जब डालते जाएंगे तो एट द एंड हमें फॉर एग्जांपल एक चेयर थी उसके ऊपर 20 लोगों ने जो है वो बिड किया। तो अब हमारा काम ये है कि हम उसमें से वो बंदा निकालें जिसने हाईएस्ट बिड किया है। इसी तरह टेबल के लिए 30 लोगों ने बिड किया था तो जिसने हाईएस्ट किया है वो निकाल के दें। तो हमने आखिर में हाईएस्ट बिडर जो है वो हर चीज के जो है वो निकाल के देने हैं। हेलो जी सर। कितनी बिडिंग हो सकती है? एक कितनी भी हो सकती है। आप क्या करेंगे, आप वही ऑब्जेक्ट लेंगे। फॉर एग्जांपल लॉट में L1 L2 L3 3 ऑब्जेक्ट थे तो L1 में एक बंदा आया और बिडिंग वाला B1 है तो B1 के ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइस भी पड़ी होगी क्योंकि ये देखें इसके अंदर अगर आप देखें ये CNIC पड़ा हुआ है, नेम पड़ा हुआ है और बिड प्राइस पड़ी हुई है। फिर उसी L1 के ऊपर एक और बंदा B2 आया, उसने भी बिड कर दी। B3 आया, जितने मर्जी करते जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही सिस्टम होता है। तो जब आखिर में जब आप इवनिंग टाइम पे आप हाईएस्ट बिडर को निकाल सकते हैं अगेंस्ट L1 के ऊपर अगर 100 लोगों ने जो है वो उसके ऊपर बिड किया, आपने हाईएस्ट वन जिसकी बिड प्राइस इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू पड़ी हुई है, इसी तरह L2 के अगेंस्ट जो हाईएस्ट बिड पड़ी हुई है वो उठा लें, फिर L3 के अगेंस्ट, इस तरह फिर हम बाहर जो है वो नोटिफिकेशन हो जाता है, अच्छा ये चीज इस बंदे की, ये चीज इस बंदे को मिलेगी, ये चीज इस बंदे को मिलेगी। इवन के LDA जो है वो अगर ऑक्शन करते हैं प्लॉट्स की तो वो भी इसी तरह करता है कि ये प्लॉट नंबर 1 है, ये बिडर आए, उन्होंने ये बिड किया, तो हम जो हाईएस्ट बिडर है उसको वो प्लॉट जो है वो उसको साइन हो जाता है। ओके इसकी ड्यू डेट बता दें, इसकी ड्यू डेट बता दें मैं साहब। सर मिड स्टार्ट हो रहे हैं 6 से, जरा देख लीजिए। सर मिनट्स के बाद कर लें। बहुत ही सियाने लोग हैं आप। हाँ किस दिन मिनट खत्म हो रहे हैं? 10 को सर। 10 को खत्म हो रहे हैं। चले आप किस दिन रखे? 13 को कर लें। 15 से 13 काफी है, देखें 11 12 सही है सर वो आगे मिड आ रहे हैं, उसके बाद एक दो और असाइनमेंट्स हैं, 15 ठीक है। एक दो असाइनमेंट्स हैं तो इसको आप इसका मतलब असाइनमेंट नहीं समझते सर, इसको हम स्पेशली लेते हैं, इसको अलग से एक दिन देते हैं।
वाह क्या बात, चले 14 कर ये तो लेते, रियल लाइफ प्रॉब्लम है सर। ये 14 में से 14 कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने भी बिडिंग स्टार्ट कर दी है। चले क्या याद करेंगे, 15 कर दूं? जी सर करते हैं, थैंक यू। स्टूडेंट 15 वैसे ठीक है कर, सर। चले 15 ठीक है, ओके। ओके सर सर। सर इधर भी तो बिडिंग ही चल रही है। बिडिंग तो की नहीं है, आपकी मानी है। सर एक क्वेश्चन था सर, ये जब हम टाइप लॉट बिडर बनाएंगे, इसमें जब हम एंट्री सेट लिख के जब इसको सर प्रिंट कराते हैं हैश मैप को, सर इसमें प्रिंट क्या होगा? मतलब लॉट तो एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, तो इधर उसका आप एड्रेस। देखें आप उसकी जो चीज मर्जी प्रिंट करा लें, उसकी चाहे वैल्यू करा लें आप, चाहे की करा लें, एंट्री सेट पूरा प्रिंट कराना लाजमी नहीं होता। जी जी सर, वो देखिए वैसे आपने करना क्या है, आपने जब सर्च करनी, फॉर एग्जांपल आपने करनी क्या है कि वो चीजें आप एक एरे लिस्ट बनाएंगे, आप उस एरे लिस्ट में सारी वो लॉट रख दें जिसकी बोली हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक चेयर था, एक बेड था, एक टेबल था, चीजें आपने रख ली। अब आपने उस एरे लिस्ट में से कोई एक ऑब्जेक्ट लिया और उसके अगेंस्ट बिडर डाल दिया, आप डालते जाएं। इसी तरह फिर आप क्या करेंगे कि जितनी एरे लिस्ट में चीजें हैं उसका हाईएस्ट बिडर दूसरी हैश मैप में से ढूंढेंगे, वन बाय वन ऑब्जेक्ट पास करेंगे, पहले L1 पास करेंगे, उसकी नेम निकाल के देखेंगे कि क्या ये चेयर है, और उसके अगेंस्ट फिर आप क्या करेंगे, बिडर के वैल्यू में जाएंगे और उसमें जाके देखेंगे कि अच्छा इसने किस चीज को बिड किया है। हेलो जी सर समझ सर गया। इसमें यूजर से नहीं ना कोई वैल्यू लें, कंस्ट्रक्टर में पास करें ना। नहीं, जब ये देखें, जब इस हैश मैप में जानी है ना, तो इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट, ये पहले से ऑब्जेक्ट पड़े होंगे, 3 ऑब्जेक्ट पड़े होंगे कि ये इस तरह से, चले मैं इसको, ये मेरी बैटरी भी जाने वाली है लेकिन मैं इसको फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 3 चीजें पड़ी हुई हैं, L1 L2 L3। अब एक पर्सन है वो L2 के अगेंस्ट आता है और वो कोई पर्सन है B1 बिडर है, हैश मैप में वैल्यू इस तरह से जाएगी। फिर कोई आता है L1 के अगेंस्ट B2 आ जाता है। अब ये फिर 3 आ जाता है L1 के अगेंस्ट। ये 3 बिडर हैं जो कि L1 के अगेंस्ट बिडिंग कर रहे हैं। अब हाईएस्ट बिडर कौन है? जिसने सबसे ज्यादा प्राइस की। अब इसको मैं अगर जब ये किसी हैश मैप, ये सारा हैश मैप है ना, ये ऐड हो रहे होंगे तो उस वक्त मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारा हैश मैप था HP या HM कह लें आप, डॉट पुट यहां पे आएगा L1 कॉमा, यहां पे आएगा न्यू बिडर, ये नीचे मैं लिख रहा हूं न्यू फॉर एग्जांपल बिडर, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल उसका NIC है 111, उसका नेम है अली, और उसने प्राइस लगाई है 3000। मेक सेंस कि नहीं? इसी तरह फिर दोबारा HM डॉट पुट L1 न्यू, फॉर एग्जांपल किसी का NIC है 123, नेम है अहमद, और उसने प्राइस लगाई है 3100। इस तरह हैश मैप में चीजें, ये तीनों बिडर जाएंगे। जो बंदा L2 के अगेंस्ट लगाना चाहता है वो L2 के अगेंस्ट लगा ले। ये ऑब्जेक्ट पहले से बने हुए पड़े होंगे L1 L2 L3, ये चाहे आप वैसे ही बना के रख लें मेन मेथड में,
या आप इसको किसी एरे लिस्ट में रख लें, ये आपकी मर्जी है। आप कहते हैं ये 5 चीजें थी, ये देखें इनकी बिडर मैंने हैश मैप में डाले, और फिर आप कोई स्कीम लगा के, फॉर लूप लगा के आप L1 का जो हाईएस्ट बिडर है वो निकाल लेंगे कि अच्छा ये 3000 वाला है या 4000 वाला है। अच्छा सर, 3 लॉट्स पड़े हैं तो हमने सिर्फ कोई भी एक लॉट उठा के उसके अगेंस्ट बिडर, हाईएस्ट बिडर देखिए ये हमने तो आने वाले हाँ हर एक के अगेंस्ट L2 Okay, sir. L1 में जो हाईएस्ट बिडर है, L2 का जो हाईएस्ट बिडर है, L3 का जो हाईएस्ट बिडर है, वो उठा के लगा, वो ये बताने हैं कि अच्छा ये कौन से लोग थे जो उन्होंने हाईएस्ट बिड की, तो उन्हीं को हम देंगे ना। वो सर मगर हैश मैप में ये L1 तो इसमें की हो जाएगी ना इसकी, की हो तो जाएगी। सर जब L1 में जब कोई मैं जैसे पुट मेथड कॉल करूंगा और इस तरह बिडर डालूंगा, तो और सर अगर मैं जैसे फर्स्ट नंबर पे डालता हूँ, उस बिडर ने 500 वैल्यू रखी हुई है, सेकंड में उसने 600 रखी है, थर्ड में उसने 200 रखी है, तब वो तो उसको रिप्लेस करके 200 पे कर देगा क्योंकि की तो सेम हो जाएगी हमारी। अच्छा, अब ये आपकी बात मुझे अपील की है कि यस ये मसला होगा, क्या आप L1 को दोबारा डालेंगे वो तो उसके ऊपर ही आ जाएगा। ओके ठीक है, जी चलिए अब मैं इस तरह से सोचता हूँ। एक और बंदा है, वो आया, उसने L1 के अगेंस्ट बिड किया 4000। ओके ठीक है, जी अब क्या ये बंदा इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाना चाहिए? जी सर, उसकी की सेम है ना। हाँ, तो ये इसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा लगाता है 2000 तो फिर नहीं होना चाहिए। फिर भी हो जाएगा सर। फिर नहीं होना चाहिए, असूलन नहीं होना चाहिए। समझते हैं ना मेरी बात? जी सर, जी सर। तो हाईएस्ट बिडर निकल आएगा हैश मैप में से कि ये लोग हाईएस्ट बिडर थे। समझ आ गई है? सर ठीक है ना? जब तक हमें कोई स्मॉल वैल्यू ना मिले। जी जी, जब आप पुट करने से पहले आप इस हैश मैप में से सबसे पहले वो चीज निकाल के देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर तो नया आने वाला उससे ज्यादा लगा रहा है तो ऐड पुट दोबारा कराएं, अदरवाइज ना कराएं। इतनी छोटी सी असाइनमेंट है बस। अच्छा सर, लॉट्स की हमने बाय डिफॉल्ट कोई लॉट्स की हमने खुद से कोई प्राइस रखनी है? 0 रख दें बेशक। लॉट की प्राइस, लॉट के अंदर तो प्राइस है ही नहीं है। लॉट के अंदर अगर उसकी आप असाइनमेंट को देखें तो उसके अंदर सिर्फ ये देखें, ये लॉट थी तो उसके अंदर लॉट का नेम ही है, नेम है। फॉर एग्जांपल ये नेम इज इक्वल टू चेयर और डिस्क्रिप्शन है इसकी। फॉर एग्जांपल किसी ने दिया हो कि एग्जेक्टिव चेयर है फॉर एग्जेक्टिव ऑफिसर इन ए गुड कंडीशन, बस इतनी दी हुई है। तो इसके अंदर तो प्राइस है ही नहीं, प्राइस तो बिडर दे रहा है। ये बिडर की अगर आप क्लास देखें तो इसका देखें, ये CNIC है, इसका नेम है और बिड प्राइस। ओके सर अगर दो बंदे सेम बिड करते हैं तो फिर आप अज्यूम करेंगे वो सेम नहीं है, सेम नहीं होती। तो वैसे तो वो मेरा ख्याल है वही होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में शायद इस तरह से हो जाता हो, लेकिन नॉर्मली सेम नहीं होती। ओके, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि वो सेम नहीं है। चलें जी, आज का लेक्चर फिर एंड हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम हाउ टू मेक ए गुड डिजाइन क्लास, वहां से हम उसको स्टार्ट करें। सर इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। जी हो जाएगी। आज पिछले भी कर देना सर ये मिड टर्म कब होने और क्या कैसे होंगे? ये आपको मैं LMS के ऊपर ही बताऊंगा क्योंकि आतर साहब से मेरी बात नहीं हुई। उन्होंने, वैसे आपको पता होगा कि कितना पढ़ा है उन लोगों ने? वो तो ठीक है जितना पढ़ा है, लेकिन होंगे कितना पढ़ा है?
हेलो, सर ये तो नहीं पता बस। चलो ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मैं उस ग्रुप में आपको डिटेल दे दूंगा या एलएमएस के ऊपर ही दे दूंगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और वे क्या होगा। ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज।